हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारा क्लास चल रहा था रसायन शास्त्र का। तो रसायन शास्त्र में हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, कार्बन तथा इसके यौगिक के बारे में। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, है ना, कार्बन तथा इसके यौगिक। तो इससे पहले हम लोगों ने 5 वीडियो बना करके आपके लिए वीडियो पर हम यूट्यूब पर डाल दिए हैं वीडियो को। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण के बारे में हम चर्चा कर चुके थे कि क्यों कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण करना जरूरी है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन को 3 वर्गों में बांटा गया था। वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? फिर उसके बाद संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताए थे, है ना। अब आगे हम लोग को पढ़ना है कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण क्रियाशील मूलक के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण जो है क्रियाशीलता के आधार पर, किसके आधार पर? क्रियाशीलता के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया। पहला का नाम है क्रियाशील समूह और दूसरा का नाम है समजातीय श्रेणी। क्रियाशील समूह और समजातीय श्रेणी, है ना। चल नहीं रहा ना। क्रियाशील न जी, क्रियाशील समूह हो गया ना, क्रियाशील समूह। तो क्रियाशील समूह क्या होता है? और उसके बाद दूसरा जो है समजात होगा ना जी, समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी है ना। तो क्रियाशील समूह क्या होता है, समजातीय श्रेणी क्या होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए समय ज़्यादा न लेते हुए हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। तो सबसे पहली बात है कि क्रियाशील समूह कहते हैं किसको हैं? क्रियाशील समूह बोलेंगे हम लोग कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह, लिख दे क्या, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यहां से लिखते हैं ना, जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, न जी, कौमा उसे उस यौगिक का क्रियाशील समूह कहलाता है। क्रियाशील समूह कहलाता है। उसे क्या कहेंगे? समझिए ध्यान से,
पेन अच्छा से नहीं चल रहा ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस कार्बनिक यौगिक का क्रियाशील समूह कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए गुण दो तरह के होते हैं, एक भौतिक गुण होता है, एक रासायनिक गुण होता है। तो भौतिक गुण जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, जैसे हम यहाँ पर खड़ा हैं तो मेरा फेस कैसा है, हम किस प्रकार से रहते हैं, है ना। ये जो भी चीज़ आपको हमारे फेस में, हमारे चेहरे में दिखाई दे रहा है वो भौतिक गुण है। क्या है? भौतिक गुण है। लेकिन हमारे अंदर का नेचर कैसा है, हम बड़ों के साथ व्यवहार कैसा करते हैं, छोटे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये आपको सामने से दिखाई देगा? दिखाई नहीं देगा। तो हमारे अंदर वाला जो गुण पाया जा रहा है ना वो रासायनिक गुण है। वो क्या है? हम आप लोग के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कब गुस्सा कर देते हैं, आपको पता चलता है? नहीं। तो ये अंदर का रासायनिक गुण है। क्या है? रासायनिक गुण है। समझ में आ रहा आप लोग को कि नहीं? तो यहाँ पर वही कह रहा है, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है वह उसे क्या कहते हैं, उस यौगिक का क्रियाशील समूह कहते हैं। जैसे में यहाँ पर बात करेंगे CH3OH का, CH3OH का, तो CH3 क्या है और OH क्या है पहले समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। तो CH3 बोलते हैं मेथिल का, एक मिनट, एथिल होता है ना, एथिल होता है, एथिल का है, किसका है? और OH बोलते हैं एल्कोहल का। एल्कोहल को क्या बोलते हैं हम लोग? OH। और CH3 किसको बोलते हैं? एथिल, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है अक्रियाशील है। ये क्या है? अब क्रियाशील OH होता है। OH क्रियाशील समूह है और CH3 क्या है? अक्रियाशील होता है। तो ये सिर्फ आपकी अवस्था को बता सकता है। CH3 क्या बता सकता है? तो ये ठोस है कि द्रव्य है कि गैस है, ये बता सकता, सिर्फ अवस्था को बता सकता है। लेकिन OH जो है, OH यानी एल्कोहल जो है बाबू, वो इसका रासायनिक गुण को बताता है कि ये विषैला है, कि हमारे लिए यूजफुल है कि यूजलेस है, ये किस प्रकार से रिएक्ट करेगा, ये सारा चीज़ इस पर निर्भर करता है। यानी OH पर निर्भर करता है। किस पर करता है? OH पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का गुण रखता है। समझ में आया? ये सिर्फ आपकी अवस्था को दिखा सकता है, मात्रा बता सकता है। क्या कर सकता है? मात्रा बता सकता है, अवस्था बता सकता है। लेकिन ये किस नेचर का है टोटल मिला, ये पूरा मिला करके ये वाला नहीं बता सकता है। इसका पूरा तरह, इस एथिल का पूरा तरह से जो नेचर है, जो गुण है, वो एल्कोहल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? एल्कोहल पर। तो एल्कोहल जो हुआ इस यौगिक का क्रियाशील समूह हो गया। क्या हो गया? देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह। तो CH3 क्या कार्बनिक यौगिक नहीं है? कार्बनिक यौगिक है। अब कार्बनिक यौगिकों में ये वाला उपस्थित है OH, CH3OH। तो वही तो बोला है, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का, जिस पर इसका है ना, इस यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता था। इसी पर ना इसका रासायनिक गुण निर्भर कर रहा है, इसी पर ना इसका रासायनिक गुण निर्भर कर रहा है बाबू।
तो यह जो है इस यौगिक का क्रियाशील समूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रियाशील। अब देखिए इसकी मात्रा बढ़ाइएगा तो ठोस से गैस, द्रव, द्रव से गैस, इस तरह से ये बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पर OH जो है ये आपका इसके अंदर का नेचर बता रहा है। एल्कोहल शराब है, पी लीजिएगा इसके साथ मिला करके, तो हमारे शरीर के साथ क्या करेगा, नहीं करेगा। अगर ये हमारे लिए यूजफुल है तो ठीक है, यूजलेस है तो इसको छोड़ देंगे। तो ये इसको यूजलेस बना कौन रहा है? यूजफुल कौन बनाएगा? यही बनाएगा। यूजफुल भी यही बनाएगा, यूजलेस भी यही बनाएगा। तो पूरी तरह से ये हमारे लिए यूजफुल है कि यूजलेस है, किस पर डिपेंड है? इस पर, किस पर? इस पर ना डिपेंड है, OH पर ना डिपेंड है। तो OH जो है इसका क्रियाशील समूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आगे समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार समझ लीजिए आप लोग। एक ही चीज़ बार बार समझाने में मज़ा नहीं आता है ना, लेकिन फिर से समझा देते हैं आप लोग को। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है वह कहलाता है उस यौगिक का क्रियाशील समूह। जैसे मैं यहाँ पर CH3 एथिल का रासायनिक गुण ये किस प्रकार का है, कैसा है, कैसा नेचर रखता है, वो एल्कोहल पर डिपेंड करता है। तो एल्कोहल जो है एथिल का क्रियाशील समूह है। ये अक्रियाशील होता है। ये क्या होता है? अक्रियाशील होता है। और ये होता है क्रियाशील। क्या होता है ये? क्रियाशील। समझ में आया ना? यह क्रियाशील, ये हो गया क्रियाशील। समझ में आ गया आप लोग को? कोई डाउट है? चलिए अब उसके बाद देखेंगे समजात श्रेणी क्या होता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद समजात श्रेणी लिखाते हैं आप लोग को। अब यहाँ पर देखिए क्या है? समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी का मतलब समझ में आ रहा है? श्रेणी का मतलब एक श्रृंखला होगा और समजातीय माने एक ही जात के होंगे, यही ना? तो समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? दो लगातार कार्बनिक यौगिकों के बीच यदि CH2 का अंतर हो तो वह श्रेणी समजातीय श्रेणी कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। दो कार्बनिक यौगिकों के बीच यदि CH2 का अंतर हो, या दो लगातार भी बोल सकते हैं ना, दो लगातार कार्बनिक यौगिकों के बीच यदि CH2 का अंतर हो तो वह श्रेणी क्या कहलाएगा? समजात श्रेणी। लिख दे इसको क्या? दो लगातार कार्बनिक यौगिकों के बीच यदि CH2 का अंतर हो, है ना जी? CH2 का क्या है? कुछ नहीं है। CH2 का अंतर हो तो वह समजात श्रेणी कहलाता है। समजात या समजातीय श्रेणी कहलाता है। जैसे में यहाँ समझिएगा CH3OH CH3 CH2 CH3OH, यानी ऐसे ही नहीं है, अच्छा रहेगा OH। फिर रहेगा CH3 डॉट CH2 CH2OH, इस प्रकार से यानी बढ़ता रहेगा। देखिए आपके बुक में भी उसमें जो पहला हम बताए थे आप लोग को CH3OH, उसको एथेन काट कर मेथेन लिख लीजिएगा। ये मेथिल है क्या? ये मेथिल है, ये अल्कोहल है ना। मिस्टेक से इसको हम एथिल लिख दिए हैं, मेथिल लिख रहे थे,
इन कन्फ्यूज की वजह से इसको एथिल लिख दिए हैं। इसको लिख दीजिएगा मेथिल। क्या लिखिएगा? और ये एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है ना। देखिए मेथनॉल है, एथेनॉल है, इसको एथेनॉल बोलते हैं। उसके बाद प्रोपनॉल बोलते हैं, उसके बाद इसको ब्यूटेनॉल बोलते हैं, ब्यूटेनॉल, ब्यूटे होगा ना जी, ब्यूटेनॉल। और उसके बाद होता है अगला पेंटेनॉल, पेंटेनॉल, है ना। मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपनॉल, ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल, है ना जी। तो मेथनॉल ये क्या है? एथेनॉल, प्रोपनॉल, ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल। ये नाम कहाँ से आया है ये आगे आप लोग को पता चलेगा। अभी सिर्फ इतना है कि इसको पढ़िए, याद कीजिए, बाकी हम आगे बताएंगे कि नाम कहाँ से आया था। तो ये है यौगिक का नाम, यौगिक का, और इस संरचना सूत्र है। क्या है? अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर सूत्र लिखिएगा तो क्या लिखाएगा? CH3OH, यहाँ लिखाएगा C, के वो है? 1 2 3 गुना, 2 गुना जी। C2H कितना है? 3 2 5 OH, और है जी, यहाँ देखिए C3 है ना की, और H कितना है? 7 OH, ऐसा ही है ना। C4H 9 OH, C5H 11 OH। अब देखिए ये दोनों के बीच में कितना का अंतर आ रहा है जी। तो ये दोनों के बीच में देखिए C 2 गो था, यहाँ 1 गो है, तो 1 गो C का अंतर है। यहाँ 5 गो C है, 3 गो है, तो यहाँ 2 को अंतर आ रहा है। तो CH2 का अंतर आ रहा है, OH OH तो मिल गया। अभी दोनों में देखेंगे हम लोग, तो ये दोनों में देखिए यहाँ 2 गो, यहाँ 3 गो है, तो 1 गो C का अंतर है। यहाँ 5 यहाँ 7 गो है, तो 2 का अंतर है। OH OH तो सेम है, कोई दिक्कत। फिर अगला में देखेंगे हम लोग, 1 का अंतर है, C में 1 का अंतर है, H में 2 का अंतर है। फिर ये दोनों में देखेंगे तो C1 का अंतर है, और 11 में से 9 गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो श्रेणी बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें अगर अंतर डिफरेंस दो लगातार लिखा हुआ ना, 2 लगातार कार्बनिक यौगिक के बीच यदि CH2 का अंतर हो, कितना का? CH2 का अंतर हो, तो वह समजातीय श्रेणी कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 कार्बनिक यौगिक, एगो ई और ई है, तो इन दोनों के बीच में CH2 का अंतर है, इन दोनों के बीच में CH2 का अंतर है, इन दोनों के बीच में भी CH2 का अंतर है, इन दोनों के बीच में भी CH2 का ही अंतर है। तो ऐसे स्थिति में ये जो श्रेणी बन रहा है, यह श्रेणी कहलाता है समजातीय श्रेणी। क्या कहलाता है? 2 लगातार कार्बनिक यौगिकों के बीच यदि CH2 का अंतर हो तो उसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ये वाला यहाँ सुधार लीजिएगा, ऊपर वाला में ना थोड़ा सा मिस कर गए थे, इसको सुधार लीजिए। CH3 को मेथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिल नहीं, मेथिल। एथिल बोलते हैं कितना का? C2 ना, और H कितना रहेगा? C2 और H देखो यहाँ पर बताया थे आप लोगों को सूत्र, CnH2n होता है ना, प्लस में 2, अगर 1 जोड़ेगा ना तो इल बनेगा, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, है ना। ये सब चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या करेंगे? तो अगर यहाँ C2 होता तो H कितना होता? इथिल लिखा हुआ है ना, तो वो C2H5 को बोलते हैं मेथिल। C2H5 को क्या बोलते हैं? एथिल। मेथिल तो इसको बोलते हैं, एथिल बोलते हैं C2H5 को। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, इसको मेथिल और C2H5 रहता तो एथिल होता। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब यहाँ अगला टॉपिक है हम लोग को कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामांकन, यानी जो कार्बनिक यौगिक है उनका IUPAC नामांकन कैसा हो किस प्रकार से होता है, कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि IUPAC नामांकन की आवश्यकता क्यों हुई, है ना। पहला बात यह है कि इसकी आवश्यकता ही क्यों हुई। तो हम आप लोगों को बता दें कि IUPAC नामांकन की आवश्यकता इसलिए हुआ कि मान लिया जाए किसी भी चीज़ का नाम हम यहाँ पर कुछ और बोलते हैं, दूसरी जगह पर कुछ और बोलते हैं, अलग वाले देश के लोग कुछ और बोलते हैं। तो वैसे स्थिति में जब कोई सम्मेलन होता था या मीटिंग होता था, तो जब किसी भी चीज़ के बारे में अगर वहाँ पे चर्चा करना होता था तो लोगों में परेशानी होती थी कि इंडिया वाले कुछ और लैंग्वेज में बोल रहे हैं, इंग्लैंड वाले कुछ और लैंग्वेज में बोल रहे हैं, अमेरिका वाले कुछ और लैंग्वेज में बोल रहे हैं। तो अलग अलग जगह के लोग अलग अलग लैंग्वेज में बोलते थे, जिससे उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाता था। जानकारी प्राप्त कब होगा, जब सभी लोग एक जैसा बात करेंगे तब ना। लेकिन सभी का लैंग्वेज अलग अलग होने की वजह से बहुत परेशानी होती थी, बहुत दिक्कतों की सामना करना पड़ता था। तो वैसे स्थिति में लोगों को बोला गया कि आप लोग एक यूनियन बनाइए जिसका नाम है IUPAC नाम। IUPAC नाम के आधार पर आप लोग क्या कीजिए, नामांकन कीजिए। तो अब IUPAC के आधार पर अगर नामांकन किया जाएगा तो जो हम बोलेंगे वही इंग्लैंड वाला भी बोलेगा, वही अमेरिका वाला भी बोलेगा, वही बोलेगा साउथ चाइना जहाँ भी है, सब वही लैंग्वेज में बात करेगा। तो इसके लाने से हमको ये फ़ायदा हुआ कि हम जो लैंग्वेज का उपयोग यहाँ करेंगे वही लैंग्वेज का उपयोग अमेरिका में भी होगा। तो हम अगर अमेरिका में चले जाते हैं और इस चीज़ के बारे में वहाँ पर चर्चा करते हैं तो लोग वहाँ समझेंगे, नहीं समझेंगे, समझ जाएंगे। अगर वो यहाँ आकर के हम लोग को कुछ बोलता है या समझाता है तो हम भी समझ जाएंगे। तो ये समस्या को दूर करने के लिए IUPAC नामांकन किया गया था। अब यहाँ पर है कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। IUPAC का फुल फॉर्म देखिए लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पूरे एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो केमिस्ट्री में अप्लाइड हुआ, अप्लाई किया गया, उसी का नामांकन दिया गया IUPAC। क्या है, तो IUPAC पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इसको नाम का लागू किया गया था। समझ में आया, जिसमें साधारण लैंग्वेज था, स्टार्टिंग में जो था ना, शुरू में साधारण प्रणाली अपनाई गई। जैसे में प्रारंभ में कार्बनिक यौगिकों का नामांकन उनके प्राप्ति के स्रोत के आधार पर है। प्राप्ति स्रोत के आधार पर कहने का मतलब जिससे वो प्राप्त होता है, जिससे वो निकलता है। स्रोत मतलब वही ना होता है। प्रारंभ में क्या किया गया कि कार्बनिक यौगिकों का जो नामांकन दिया गया था, तो जिस वस्तु से या जिस जीव से वो प्राप्त होता था उसके आधार पर उसका नाम रख दिया गया था। जैसे में फॉर्मिक अम्ल की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक ना होता जी, चलो फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र CHOO, ये ना होता है जी, CH, अच्छा एक मिनट, HC होता है ना, HCOOH, ये होता है ना, HCOOH होता है। ये फॉर्मिक अम्ल है क्या जी। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र कोई पूछ देता तो बता दीजिए आप लोग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फॉर्मिक अम्ल का सूत्र बताइए, तो HCOOH। अब देखिए ये जो है से प्रारंभ में प्राप्त किया गया था लाल चिट्टी से। किससे प्राप्त होता है, लाल चिट्टी। एक चिट्टी के डंक में, ठीक है, चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है,
और बिच्छू के डंक में भी फॉर्मिक अम्ल ही पाया जाता है। हाँ? तो चींटी का नाम उस समय दिया गया था फॉर्मिकस। क्या नाम दिया गया था? फॉर्मिकस बोला गया। समझ में आ गया ना? ये फॉर्मिक अम्ल दिया ना, तो इसका नाम दिया गया फॉर्मिकस। क्या नाम दिया गया? आगे समझ में? तो इससे प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ था? फॉर्मिक प्राप्त हुआ, तो चींटी का नाम दे देगा फॉर्मिकस। क्या नाम दिया गया? तो स्रोत के आधार पर इसका नाम दिया गया ना जी, कि नहीं दिया गया? अब फॉर्मिकस हम ही नहीं बोलेंगे, यह नाम विदेशों में भी फॉर्मिकस बोला जाएगा। समझ में आया? लेकिन जैसे जैसे हमारा केमिस्ट्री आगे की ओर विकास करता गया, वैसे वैसे बदलाव भी होता गया, वैसे वैसे चेंजिंग भी होता गया। तो IUPAC का दूसरा प्रणाली अपनाया गया। ये तो साधारण प्रणाली था, और दूसरा प्रणाली आ गया IUPAC। इस साधारण प्रणाली में इसका नाम दिया गया था, दूसरा प्रणाली क्या था? IUPAC प्रणाली। इसको बोलते हैं साधारण प्रणाली। साधारण प्रणाली और IUPAC प्रणाली। अब IUPAC प्रणाली में क्या होता बता दिए हम। पूरे वर्ल्ड में एक ही लैंग्वेज चलेगा, पूरे वर्ल्ड में एक ही लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ साफ साफ लिखा हुआ है ना, तो उसको IUPAC नाम दिया गया। अब एक ग्रीक भाषा में देखिए, ग्रीक भाषा में कोई भी चीज़ अगर एगो होगा तो उसके लिए तो कुछ नहीं, दो पीस होगा कोई भी चीज़। अगर कोई भी चीज़ 2 पीस होगा तो उसके लिए डाई लिखा गया है। क्या लिखा गया? डाई। अगर 3 पीस होगा, कोई भी चीज़ हो 3 पीस होगा, उसके लिए लिखा गया ट्राई। क्या लिखा गया? डाई के बाद ट्राई आया, ठीक है। उसके बाद अगर 4 पीस कोई चीज़ भी है, 4 पीस के लिए आया ट्रेटा, ट्रेट्रा बोलते हैं, ट्रेट्रा, ठीक है। अब 5 पीस है, क्या है? उसके लिए पेंटा आया, पेंटा। क्या नाम आया? किस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम लोग? ग्रीक लैंग्वेज में। अब अगर 6 पीस है, कितने पीस हैं? तो इसका नाम देगा हेक्सा। क्या नाम दिया था? अगर कोई भी चीज़ है 2 पीस के लिए डाई, 3 पीस के लिए ट्राई, 4 पीस के लिए टेट्रा, 5 पीस के लिए पेंटा और 6 पीस के लिए हेक्सा। तो ये 6 ही पर नहीं रुका, आगे चल करके और भी बढ़ता गया, आगे चलते गया और आगे बढ़ता गया। तो यहाँ पर हम लोग ग्रीक भाषा में कोई भी चीज़ हो, 2 चीज़ के लिए डाई, 3 चीज़ के लिए, जिसे में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिखते हैं ना, कार्बन तो बोल दिए सिंपल। डाइऑक्साइड, ऑक्साइड में क्या लगता, डाई लगाया ना, समझ में आया? 3 रहता तो ट्राई, 4 रहता तो टेट्रा, और 5 रहता तो पेंटा, 6 रहता तो, इस प्रकार से बोला जाता है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो IUPAC प्रणाली से हम लोग को बहुत सुविधा हो गई। लोग देश विदेश जाते थे, यहाँ पर कोई भी नामांकन दिया जाता था तो लोग सभी लोग समझ जाते थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिक के बारे में। तो ये डिपेंड करे कार्बन के आधार पर इसका नाम कैसे दिया गया। कार्बन की उपस्थिति के आधार पर IUPAC नाम में नामांकन कैसे दिया गया, ये हम लोग समझेंगे। हाइड्रोकार्बन की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। तो समझिएगा आप लोग, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाते हैं। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।